हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सत्यम कुमार श्रीवास्तव आपका सत्यम केमिस्ट्री क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था बच्चों, आप लोगों को रासायनिक गतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपको हमने सिखाया था कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन का जो है रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कैसे हम कह सकते हैं वेग नियम निर्धारित करते हैं, रेट लॉ क्या होता है, उसके बाद रेट इक्वेशन कैसे लिखते हैं और रेट और जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनमें क्या अंतर होते हैं, यानी कि आपको हमने वेग और वेग स्थिरांक में अंतर भी बताया था। अब उसके आगे चलते हैं बच्चों। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इफेक्टेड केसेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि आज हम सीखेंगे अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के रूप ना। तो आइए बच्चों देखते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक पर आते हैं। क्या कहता है इफेक्टेड केसेज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों आज हम लोग सीखेंगे कि कौन से ऐसे कारक हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या करते हो, प्रभावित करते हो। प्रभावित करने का मतलब होता है मतलब कि बच्चों जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज मान लो 2 मोल पर सेकेंड के स्पीड से हो रहा है, तो 2 मोल पर सेकेंड के वेग से हो रहा है अभिक्रिया। अब अगर वहां पर हम अचानक से टेम्परेचर बढ़ा दें, उस अभिक्रिया का क्या बढ़ा दे, ताप बढ़ा दे, तो हो सकता है कि अभिक्रिया का वेग जो 2 हो रहा था वो क्या हो जाए, 3 हो जाए। या फिर हम क्या करें, अचानक से अभिकारक की मात्रा और बढ़ा दे, यानी उसकी सांद्रता को बढ़ा दे, तो हो सकता है अभिक्रिया जिस स्पीड से हो रही थी उससे आगे हो जाए। यानी कहने का मतलब है अगर हम कोई मान लीजिए उसमें से बाहर से पदार्थ मिला दिए तो हो सकता है अभिक्रिया रुक भी जाए। तो यानी कहने का मतलब है कि प्रभावित करने का मतलब बच्चों या तो वेग को बढ़ा देना या घटा देना, दोनों काम का मतलब प्रभावित होता है। तो हम यहां पर यही सीखेंगे बच्चों कि कैसे अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और कैसे घटता है, यानी कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को डिस्टर्ब करते हैं यानी उसको प्रभावित करते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपको हमने दिखाया बच्चों कि हमने लिखा है कि अभिक्रिया के वेग को पर प्रभाव डालने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित है। जो सबसे मुख्य कारक है बच्चों वो 6 कारक है, यानी अभिक्रिया के वेग को 6 कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और उन्हीं कारकों का यहां पर हम सबसे पहले जिक्र कर देंगे, फिर इसके बाद एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो सबसे पहला देखिए पॉइंट क्या कहता है बच्चों, पहला जो प्रभावित करने वाला कारक है वो कहता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब होता है बच्चों अभिकारक का सांद्रण। देखो बच्चों किसी भी अभिक्रिया के वेग को अभिकारक का सांद्रण जो है प्रभावित करता है, इसके बारे में भी हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको हम पहले 6 पॉइंट बता देते हैं कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। दूसरा जो है बच्चों वो है टेम्परेचर, यानी कि ताप। ताप भी अभिक्रिया के वेग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों। थर्ड पॉइंट जो है वो है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब होता है बच्चों अभिकारक की भौतिक अवस्था। क्या होता है बच्चों, अभिकारक की भौतिक अवस्था। चौथा जो कारक है बच्चों जो प्रभावित करता है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसको कहते हैं हम लोग अभिकारक की प्रकृति। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग अभिकारक की प्रकृति मतलब अभिकारक का गुण है ना, कह सकते हैं। और पांचवा जो कारक है बच्चों वो है कैटालिस्ट। इसका मतलब होता है बच्चों उत्प्रेरक। देखो बच्चों उत्प्रेरक जो होता है बहुत ही ज्यादा प्रभाव डालता है किसी भी अभिक्रिया में, क्योंकि उत्प्रेरक ही एक ऐसा कारक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। बशर्ते हमें ध्यान देना होता है कि हम किस टाइप का उत्प्रेरक इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सबसे आखिरी जो कारक है जो बच्चों वो जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है वो है रेडिएशन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का विकिरण। बहुत सारे रेडिएशन होते हैं लाइट में बच्चों, जैसे सूर्य के प्रकाश में यूवी लाइट होता है, वो भी क्या करता है रिएक्शन पर क्या करता है अपना इफेक्ट डालता है। तो ऐसे 6 कारक हैं जो बच्चों जो प्रभावित करते हैं। तो इसको नोट करोगे, हम एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो देखो बच्चों अब हम लोग जानेंगे अभिकारक के जो एक एक करके जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक थे बच्चों उसके बारे में। तो 6 कारक बताए, उसमें सबसे पहला कारक क्या है बच्चों, तो अभिकारक का सांद्रण लिखे हमने यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो देखो बच्चों इसमें हमने लिखा है कि अभिकारक का सांद्रण या दाब जितना ही अधिक रहता है अभिक्रिया का वेग भी उतना ही अधिक होता है। मतलब साफ है बच्चों कि अभिकारक का सांद्रण अभिक्रिया के वेग को अधिक प्रभावित करने वाला है, क्योंकि कहा जाता है कि अभिकारक का सांद्रण जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग भी उतना ही क्या होगा, अधिक होता है। तो देखो बच्चों इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा इस अभिक्रिया पर अगर विचार करें, हमने एक व्यंजक जो दिया है इस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए। क्या विचार करना है बच्चों, तो आप देखिए इस व्यंजक में हमने क्या लिखा है। एक अभिकारक ए लिया है जिसके ए मोल है, अभिक्रिया करके प्रतिफल बी बना रहा है जिसके बी मोल है। तो यहाँ पर आप अभिक्रिया का जब वेग लिखोगे बच्चों तो क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण का सीधा समानुपाती होगा, यानी वेग बराबर क्या हो जाएगा, समानुपाती हटाएंगे तो के लगाएंगे बच्चों, जहाँ के क्या है वेग स्थिरांक है और ए
हो जाएगा अभिकारक का सांद्रण और ए जो मोल है वो क्या चल जाएगा, उसका घात बन जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर सांद्रण कौन है बच्चों, ये है ए। अब सोचो वेग बराबर k इंटू ए टू दी पावर ए। अब ए जितना बढ़ेगा बच्चों उतना ही क्या होगा, अभिक्रिया का वेग का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब कि साफ है कि वेग जो बढ़ेगा वो डिपेंड करेगा किस पर, अभिकारक के सांद्रण पर, क्योंकि ए की वैल्यू जितना ज्यादा होगा वेग का वैल्यू भी उतना ही अधिक आएगा। बात को क्लियरली समझ रहे बच्चों। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग बिल्कुल जो सीधा डिपेंड करता है सांद्रण पे। इस कारण से सांद्रण ए की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे वेग उतना बढ़ेगा। इसलिए एक्सप्रेशन से क्लियर नजर आ रहा है बच्चों, तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे। आगे देखो बच्चों, दूसरा जो कहता है बच्चों अभिकारक के बाद, अभिकारक के सांद्रण के बाद दूसरा जो कारक है जो प्रभावित करने वाला वो है टेम्परेचर, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ताप। ताप कैसे प्रभाव डालता है थोड़ा इस पर विचार करते हैं। देखिए क्या कहता है कि जो बच्चों कहता है यहाँ पर कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप पर बहुत अधिक, ताप जो होता है अभिक्रिया का वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है बच्चों ताप का अधिक प्रभाव, क्योंकि सामान्यतः ताप जितना अधिक होता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतनी ही तेजी से होती है। देखो दरअसल बच्चों होता क्या है, आगे आपको हम बताएंगे कॉलिजन कॉन्सेप्ट। अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं जो भाग लेते हैं बच्चों वो आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर करके अभिक्रिया करते हैं, और टक्कर जब ज्यादा होना होगा तब अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और टक्कर जब कब ज्यादा होगा, जब उसके बीच का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। क्योंकि ताप से क्या होता है, अणुओं को ऊर्जा मिल जाता है और अणु तेजी से टकराना शुरू कर जाते हैं। तो इसलिए अभिक्रिया पर ताप का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी ताप अगर बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन एक ऐसा मोटे तौर पर एक संभवतः एक ऐसा आंकड़ा दिया गया बच्चों कि 10 डिग्री सेल्सियस अगर आप किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा दो तो वो अभिक्रिया जिस वेग से हो रहा था वो वेग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, दुगना हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ध्यान रखना कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग कितना गुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है। और यहां पर एक तरह से हम एक ताप गुणक निकाले हैं बच्चों फॉर्मूला, वो क्या कहेगा, तो T + 10, इसलिए कि बच्चे 10 अगर बढ़ाते हैं तो उस समय वेग स्थिरांक क्या रहा होगा, और पहले से टेम्परेचर जो T है उस पर क्या वेग स्थिरांक रहा होगा, दोनों का अनुपात कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चों, ताप गुणक निकल जाएगा। तो इसको बच्चों नोट करेंगे। तो देखो बच्चों अब इसके बाद जो है जो तीसरा कारक है वो है अभिकारक की भौतिक अवस्था, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, तो बच्चों अभिकारक की भौतिक अवस्था भी अभिक्रिया के वेग को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। इससे हम देखिए सबसे पहले इस पर देखेंगे क्या हमने लिखा है, इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कहता है बच्चों कि अभिकारक की भौतिक अवस्था का विशेष प्रभाव विसमांग अभिक्रियाओं पर पड़ता है। विसमांग अभिक्रिया बच्चों अब आपको लगा यहाँ पर क्या है, तो विसमांग अभिक्रिया आपको हम शॉर्ट में यहाँ पर बता देते हैं, ऐसे आगे फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। विसमांग अभिक्रिया देखो बच्चों वैसी अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक की जो भौतिक अवस्था होती है और उस अभिक्रिया में जो बाहर से मिलाया गया पदार्थ यानी उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था होती है दोनों एक समान नहीं होती है। यानी कि अभिकारक की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था आपस में समान जब नहीं होती है तो वैसे अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, विसमांग अभिक्रिया कहते हैं। और वैसे अभिक्रियाओं में खासकर बच्चों होता क्या है कि जो अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक से ज्यादा उत्प्रेरक का रोल बढ़ जाता है और अभिक्रिया उत्प्रेरक के सतह पर होता है। तो उत्प्रेरक का सतह जितना बड़ा होता है उसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है अभिक्रिया उतने ही फास्टली वहां पर उतनी ही तीव्र गति से होती है। वही चीज लिखा हुआ है बच्चों कि विसमांग अभिक्रियाओं पर पड़ता है क्योंकि इनमें अभिक्रिया अभिकारकों की सतह पर होती है, अतः बाह्य सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक रहता है अभिक्रिया का वेग उतना ही तीव्र होता है। इसको समझने के लिए देखो बहुत जो हमने एक एग्जांपल दिया, बहुत साधारण सा एग्जांपल, इसको समझना तुरंत क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक लकड़ी का बहुत बड़ा कुंदा लेते हैं, कुंदा मतलब एक टुकड़ा, उसको हम जलाते हैं बच्चों, ठीक है, और हम क्या करते हैं फिर उस लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को टुकड़े में बांट देते हैं और तब जलाते हैं। तो अब बताओ कौन ज्यादा जल्दी जलेगा बच्चों, तो वो छोटा छोटा टुकड़ा। क्यों? क्योंकि ठोस अभिकारकों में ऐसा होता है बच्चों कि उसको जितना छोटा छोटा भाग में चेंज कीजिएगा उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल उतना ही क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और जब क्षेत्रफल अधिक होगा बच्चों तो क्या होगा, अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने यही चीज का एग्जांपल दिया बच्चों कि एक लकड़ी के कुंदे को जलाने पर क्या होता है और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को जलाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों के अपेक्षा बड़े टुकड़े को जलाने का वेग क्या होता है, कम होता है बच्चों। तो अब आते हैं चौथा जो
जो कारक है वह है अभिकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसको बड़ा ध्यान से देखना बच्चों। अभिकारक की प्रकृति भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। यानी कि अभिक्रिया के वेग पर अभिकारकों की प्रकृति का काफी प्रभाव पड़ता है। इसको हम समझाने के लिए बच्चों हमने दो एग्जांपल्स लिए, इसको बड़ा गौर से समझना। जैसे हम देखिए दो धातु लिए बच्चों, एक सोडियम और एक मैग्नीशियम, जो कि अभिक्रियाओं में आप देख रहे होंगे। हमने दो रिएक्शन रखा है बच्चों, एक में हमने सोडियम धातु का जिक्र किया, दूसरे में मैग्नीशियम, और दोनों को देखिए हम जल से अभिक्रिया करा रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा तो यहां पर हमने बच्चों कोल्ड वाटर लिखा है, क्या लिखा है, और यहां पर हमने क्या लिखा है बच्चों, हॉट वाटर। यानी दोनों में वाटर ही इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क है बच्चों। फर्क क्या है कि एक में अभिक्रिया ठंडा जल में कराया जा रहा है और एक में अभिक्रिया किस में कराया जा रहा है बच्चों, गर्म जल में कराया जा रहा है। ये नेचर है। देखो सोडियम और मैग्नीशियम है तो दोनों धातुओं की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए थी, एक जैसा इनको अभिक्रिया करना चाहिए था, एक जैसे इनको पदार्थ चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, तो सोडियम का नेचर है बच्चों की वो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करना जानता है, लेकिन मैग्नीशियम को ठंडे जल में डाल दो तो अभिक्रिया जो होती है बहुत धीमी हो जाती है। यानी मैग्नीशियम किसके साथ तेजी से अभिक्रिया करता है, तो गर्म जल के साथ करता है बच्चों। तो यहां पर हमने यही चीज का जिक्र किया है कि अभिकारक की प्रकृति बहुत ज्यादा अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालता है। जैसे अब यहां देख रहे हैं कि सोडियम ठंडे जल के साथ जल्दी तीव्र गति से अभिक्रिया करके यानी फास्टली अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है बच्चों। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम सोडियम को उल्टा कर देते, अगर हॉट वाटर में डाल देते तो यह अभिक्रिया क्या हो जाता बच्चों, स्लो हो जाता, यानी वेग क्या हो जाता, प्रभावित हो जाता। ठीक उसी तरीके से बच्चों दूसरा जो एग्जांपल हमने दिया है, मैग्नीशियम धातु को अगर ठंडे जल में डालते तो वहां पर अभिक्रिया क्या हो जाती, धीमी गति से हो जाती। लेकिन इसका नेचर है मैग्नीशियम का कि वो गर्म जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर रहा है बच्चों। तो अब देखो दोनों अभिक्रियाओं से हमने क्लियर कर दिया कि अभिकारक की प्रकृति जो होती है वो कितना ज्यादा अभिक्रिया पर प्रभाव डालता है, अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालता है। इसको नोट करेंगे। तो देखो बच्चों अब जो पांचवा कारक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाला वो है कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या बच्चों, कहता है अभिक्रिया का वेग उत्प्रेरक से बहुत अधिक प्रभावित होता है, क्योंकि उत्प्रेरक जो है बच्चों वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने एवं घटाने दोनों का कार्य करता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है बच्चों, उत्प्रेरक। सबसे अगर कोई सबसे बड़ा कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है वो है कौन है बच्चों, उत्प्रेरक। इसको ध्यान से एकदम जो है याद भी रखना और इसको समझना भी है। उत्प्रेरक दोनों कार्य करके दिखाता है बच्चों, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का भी कार्य करता है और साथ में घटाने का भी कार्य करके दिखाता है। तो आइए देखते हैं कैसे करता है बच्चों। तो इसको हम समझाने के लिए हमने दो एग्जांपल्स आपको बताया बच्चों। पहला एग्जांपल पे गौर करना। पहला एग्जांपल कहता है बच्चों कि शुद्ध और शुष्क H2 और O2 यानी कि शुद्ध हाइड्रोजन गैस या शुष्क हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के आपस में अगर मिश्रण कर दे तो वर्षों तक, ध्यान देना बच्चों, वर्षों तक ये अभिक्रिया आपस में नहीं करेंगे। यानी कि H2 प्लस O2 जितना इजिली हम लोग अभिक्रिया में लिख देते हैं H2O, उतना इजिली होता नहीं है। ये अभिक्रिया को कराने के लिए हमें यहां पर बाहर से एक पदार्थ डालना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिखा है कि अगर शुद्ध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में मिश्रित कर दे तो ये वर्षों तक अभिक्रिया नहीं करते हैं। पर अभिक्रिया आपको लगेगा करेंगे कैसे बच्चों, तो अभिक्रिया करेंगे जब इनके मिश्रण में हम प्लैटिनम जो धातु होती है बच्चों सबसे महंगी धातु होती है, अगर इसकी एक छोटी सी टुकड़ा यानी अल्प मात्रा भी अगर डाल दिया जाए इस मिश्रण में तो ये दोनों तुरंत संयोग करके क्या बना देते हैं बच्चों, H2O बना देते हैं। तो यहां पर प्लैटिनम क्या है बच्चों, एक कैटालिस्ट है। क्या है, एक कैटालिस्ट है, यानी कि एक उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक भी किस टाइप का है बच्चों, तो ऐसा उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। एक पॉइंट नोट करना बच्चों, क्या नोट करना, कि वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है उसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट यानी कि धन उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे हियर, क्या लिखेंगे, प्लैटिनम यानी Pt इज अ पॉजिटिव कैटालिस्ट। यानी कि प्लैटिनम क्या है बच्चों, तो एक पॉजिटिव कैटालिस्ट है। इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में बच्चों एक धन उत्प्रेरक है। क्या है, एक ये धन उत्प्रेरक है क्योंकि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का
कार्य करता है। तो बच्चों देख रहे हैं आप यहाँ पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया वर्षों तक नहीं रहा था उसे तुरंत करा दिया। अब आइए बच्चों दूसरा अभी जो है कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पर एग्जांपल्स पर आते हैं। दूसरा एग्जांपल्स देखिए क्या कहता है बच्चों कि H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहते हैं बच्चों। किसको कहते हैं? H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कहते हैं। और इसमें अगर थोड़ी सी ग्लिसरॉल मिला दी जाए बच्चों, ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों? ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ग्लिसरॉल का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहोगे तो देखो हम दिखा देते हैं, इस तरह का होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। जो सॉप होता है ना बच्चों, साबुन जब बनता है तो साबुनीकरण प्रोसेस, सॉफ्टनिफिकेशन प्रोसेस में ग्लिसरॉल शामिल रहता है। इस कारण से साबुन लगाते हैं तो आंख में जलन होता है ना, इसके कारण ही होता है, ग्लिसरॉल के कारण होता है। क्योंकि यहाँ पर जब उच्च वसा से साबुन बनाया जाता है तो वहाँ साथ में क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल। यही ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को कहते हैं बच्चों, है ना। अब देखो यहाँ पर कहता है कि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में थोड़ा सा ग्लिसरॉल मिला दो तो इनका विघटन जो होता है वो कम होने लगता है। इसका मतलब कि विघटन पहले क्या हो रहा था? फास्ट हो रहा था, यानी H2O2 फास्टली डिकम्पोज हो रहा था बच्चों। और किसमें चेंज हो रहा था? H2 और O2 में। लेकिन अगर हम ग्लिसरॉल मिला रहे हैं तो यह अभिक्रिया क्या हो जा रहा है बच्चों? स्लो हो जा रहा है, यानी अभिक्रिया धीमी गति से होने लग रही है। तो यहां पर आप कह सकते हो बच्चों कि ग्लिसरॉल कौन सा काम कर रहा है? तो ग्लिसरॉल तो है यहां पर एक कैटलिस्ट है, लेकिन यह अभिक्रिया के वेग को घटाने का काम कर रहा है। यानी कि फिर एक पॉइंट नोट करना बच्चों कि अभिक्रिया का वेग यानी कि वैसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को घटा देता है उसे निगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं, उसे हम ऋण उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे? हियर ग्लिसरॉल इज अ निगेटिव कैटलिस्ट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि यहां पर जो ग्लिसरॉल है वो एक प्रकार का क्या है? ऋण उत्प्रेरक है बच्चों। क्या है? एक ऋण उत्प्रेरक है, यानी कि यह अभिक्रिया को वेग को घटाने का कार्य किया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋण उत्प्रेरक कहते हैं बच्चों। तो इसको आप नोट करोगे। तो देखो बच्चों, जो आखिरी कारक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले वो है बच्चों रेडिएशन ऑफ लाइट, प्रकाश का विकिरण। प्रकाश का विकिरण जो है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमने इस पे लिखा है, इसको डिफाइन कैसे किया है कि सामान्यतः कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यानी कुछ अभिक्रियाएं ऐसे हैं बच्चों जो बिना सनलाइट के नहीं होते, यानी कि उनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है। तब इस प्रकार के अभिक्रियाओं का वेग पर जो है प्रकाश के विकिरण का क्या पड़ता है बच्चों? प्रभाव पड़ जाता है। अब जैसे हम इसको उदाहरण के लिए बच्चों एक देखिए, हमने यहां पर लिखा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, शुद्ध हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिश्रित करके बच्चों इन डार्क का मतलब होता है बच्चों अंधेरे में। यहां पर तो अंधेरे में अगर आप यानी कि दोनों को मिला दो, हाइड्रोजन और क्लोरीन को, और कहां रख दो बच्चों? तो अंधेरे में रख दो। तब अंधेरे में जब आप रख दोगे तो वहां रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों? नो रिएक्शन, यानी कि इनके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। यानी कि यहां पर क्यों नहीं हो रही है बच्चों? तो इसका कारण है क्योंकि क्लोरीन जो है बच्चों उसका विघटन जो होता है वो प्रकाश के तरंगों के द्वारा होता है। यूवी लाइट के द्वारा जो तरंग उत्पन्न होते हैं उसके द्वारा क्रिएट होता है, और तब जाकर वो टूटता है क्लोरीन, और तब वो हाइड्रोजन के अणु के साथ क्या करता है? जुड़कर HCl बनाता है। लेकिन यहां तो विकिरण मिला ही नहीं, यहां तो प्रकाश का तरंग मिला ही नहीं, तो क्लोरीन कैसे अभिक्रिया करता? इसलिए यहां पर अभिक्रिया बच्चों हुआ ही नहीं। तो बताइए कि क्या प्रकाश नहीं होने से अभिक्रिया का वेग प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत हो रहा है। जो अभिक्रिया होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। किसके कारण? प्रकाश के नहीं होने के कारण। लेकिन ठीक इसके नीचे ये बच्चों दूसरा एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा, यही हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने रखा है, लेकिन यहां पर क्या रख दिया बच्चों? सनलाइट, यानी इस अभिक्रिया को हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराना शुरू कर दिए। तो यहां पर इसके रेडिएशन ऑफ लाइट का जो है देख रहे हैं रिजल्ट मिल रहा है। क्लोरीन को जैसे ही सूर्य के प्रकाश से, सूर्य का प्रकाश का मतलब क्या बच्चों? यूवी लाइट। सूर्य के प्रकाश का मतलब क्या हमने लिखा है नोट में? सनलाइट का मतलब समझोगे यूवी लाइट। यूवी लाइट जिसको हम लोग इसके एनर्जी को हम लोग h से निरूपित करते हैं, E = h। ये 11th में ही आपको प्लैंक्स कांस्टेंट में बताया है। ये प्लैंक्स का थ्योरी था, मैक्स प्लैंक का, जिसमें बताया था उसने एनर्जी कितना रिलीज होता है बच्चों प्रकाश के फोटोन से, वो h के बराबर होता है। ठीक है बच्चों। तो अब यहां पर देखिए यानी कि यूवी लाइट यानी h से इसको निरूपित करते हैं, और यही यूवी लाइट यानी पराबैंगनी प्रकाश के विकिरण से क्लोरीन का अणु क्या होता है बच्चों? टूट जाता है। ये जो क्लोरीन देख रहे हैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके क्लोरीन फ्री रेडिकल और फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल में चेंज हो जाता है, और हाइड्रोजन ऑलरेडी जो है
है अपना रेडिकल बनाकर रेडी रहता है। तो अब देखिए यहां 2 हाइड्रोजन रेडिकल, यहां 2 क्लोरीन रेडिकल, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन मिलकर क्या बना देंगे, 2HCl क्लियर बना लेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ, तो प्रकाश का विकिरण जो है बच्चों वो अभिक्रिया के वेग को फास्ट कर दिया, जो अभिक्रिया नहीं हो रहा था उस अभिक्रिया को भी करा दिया। तो बच्चों इस एग्जांपल से स्पष्ट होता है कि प्रकाश का विकिरण अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। तो बच्चों आज के हमने लेक्चर वीडियो में ये आप लोगों को बताया कि कैसे हम जानेंगे कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, और उसको हमने डीपली एक्सप्लेनेशन किया। बच्चों ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए बहुत जरूरी है बच्चों। इसको ध्यान में रखना और इसको अच्छे से पढ़ना। इससे जो भी प्रॉब्लम्स होगा संबंधित उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू सो मच।